मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल मोटिव हैप्पी स्टडी पर। आज हम लोग रेलवे एनटीपीसी में 5 मार्च 2021 को जो फर्स्ट शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उस पेपर का डिस्कशन करेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपकी तैयारी को सटीक डायरेक्शन और परीक्षा में बेहतर लाभ मिलेगा। सभी प्रश्नों को ध्यान से देखिएगा और इसी पैटर्न और इसी लेवल की आपको तैयारी करना है। इससे पहले हम आपको 2 सेट करवा चुके हैं, जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा। तो आज हम लोग देखते हैं जो कि 5 मार्च को प्रथम पाली में एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो इस बुक में क्या है कि टोटल 25 सेट दिया हुआ है और 25 सेट में क्या है, लास्ट जो 5 सेट है उसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया हुआ है। इसलिए सबसे पहले हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर स्टार्ट करेंगे सेट नंबर 1 से। इसमें प्रैक्टिस सेट का स्टडी करेंगे और उसके माध्यम से मोस्ट एक्सपेक्टेड प्रश्नों का भी साथ में स्टडी हम लोग साथ में करते जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देशों के इनमें से किस युग में 2 पक्षीय प्रणाली है? तो किस देश में 2 पक्षीय प्रणाली है? तो इसका करेक्ट आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम में 2 पक्षीय प्रणाली है। यानी कि कहने का मतलब है कि 2 दलीय पार्टी, यानी कि सिर्फ 2 ही दल वहाँ पर रहते हैं। जैसे कि भारत में क्या है, बहुदलीय है, यानी कि जैसे कि कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या तो आरजेडी हो, जदयू हो, कई प्रकार के दल होते हैं। ठीक है, या तो आम आदमी पार्टी हो, ठीक है, अलग अलग दल होते हैं। तो बहुदलीय व्यवस्था है अपने भारत में, लेकिन पूछा है कि 2 दलीय है, तो वो यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका में 2 दलीय व्यवस्था है। जैसे कि अमेरिका की बात करें तो डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, 2 ही पार्टी वहाँ पर। ठीक है, और ग्रेट ब्रिटेन की बात करें तो वहाँ पर लेबर पार्टी और कंजर्वेटिव पार्टी, 2 ही पार्टी वहाँ पर। तो वही पूछा है कि कहाँ पर 2 पक्षीय प्रणाली है। ठीक है, तो भारत में अगर पूछे कैसी दलीय व्यवस्था है, तो बहुदलीय शासन व्यवस्था है। ठीक है, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी कहाँ है? तो है यूनाइटेड किंगडम की राजधानी हो जाएगा लंदन, और यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ठीक है, अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी और यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन की राजधानी लंदन है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत योजना किससे संबंधित है? तो आयुष्मान भारत योजना ये संबंधित किससे है? तो स्वास्थ्य से है। ठीक है, तो कितना इजी प्रश्न पूछा है, जो करंट अफेयर से रिलेटेड है, मतलब अपडेटेड रहेंगे उसके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। तो आयुष्मान भारत ये जो योजना है ये स्वास्थ्य से रिलेटेड है। और ये भी पूछा जाएगा आपसे कि इसमें आयुष्मान भारत के अंतर्गत कितने राशि दिया जाता है इसमें? तो प्रति वर्ष 5 लाख रुपये कैशलेस कवर किया जाता है स्वास्थ्य के लिए। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म कभी पूछ लिया जाएगा तो ये होता है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। ठीक है, ABPM जय, यानी कि जन आरोग्य योजना। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ से एक और पूछा जाता है कि आयुष्मान भारत की शुरुआत कब हुआ था? तो ये 2018 में हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो झारखंड की राजधानी रांची से हुआ था। और किसने किया था? तो नरेंद्र मोदी ने किया था। नेक्स्ट है, 2019 के लोकसभा चुनाव में विजयी होने वाले सबसे कम उम्र के प्रत्याशी का नाम बताइए। तो 2019 के लोकसभा में सबसे कम उम्र के जो विजय हुआ था प्रत्याशी, वो थी चंद्रानी मुर्मू, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, चंद्रानी मुर्मू। और चंद्रानी मुर्मू ये कहाँ से जीती थी? तो ये उड़ीसा के क्योंझर से चुनाव जीती थी ये। नेक्स्ट है, कौन सा विटामिन हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? तो आँखों के लिए जब भी आए तो विटामिन ए टिक कर देना आसानी से। ठीक है, तो आँखों और त्वचा के लिए हो जाएगा स्वस्थ करता है वो विटामिन है विटामिन ए। विटामिन ए काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर होता है, हर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। तो उससे क्या है, सभी क्वेश्चन को याद रखना है आपको। ठीक है, जैसे विटामिन की खोज किसने किया था? तो कासिमिर फंक ने किया था 1912 में। ठीक है, सभी विटामिन का रासायनिक नाम याद रखना है, पूछा जाता है। जैसे विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? तो रेटिनोल है। विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमिन है। विटामिन सी का एस्कॉर्बिक एसिड है। विटामिन डी का कैल्सीफेरोल है। और विटामिन ई का टोकोफेरोल है। और विटामिन के का फिलोक्विनोन है। ठीक है, फिलोक्विनिन। इसे याद ऐसे रख लेना है, रथ पर एक टॉफ़ी, है ना। पर को साइलेंट रखना है, रथ
एक टॉफ़ी, यानी कि इससे सभी जो मुख्य विटामिन है उसका रासायनिक नाम आपको याद हो जाएगा। और सभी सीरियल से ABCDE और यहाँ पर एक के है एक, ठीक है। तो रथ पर एक, रथ से हो गया रेटिनॉल, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। थो से हो गया थायमिन, ठीक है, 2 हो गया विटामिन AB। रथ एक यानी कि CD है, इसमें आ जाएगा विटामिन C का एस्कॉर्बिक एसिड, है ना, एक से हो गया एस्कॉर्बिक एसिड, को से हो गया कैल्सीफेरॉल। रथ एक टॉफ़ी, टॉफ़ी से हो गया लास्ट वाला विटामिन E और K, टॉफ़ी, है ना, टोकोफेरॉल, विटामिन E का टोकोफेरॉल। और टॉफ़ी लास्ट वाला जो K है फिलोक्विनिन, K का रासायनिक नाम क्या होगा फिलोक्विनिन। तो रथ पर एक टॉफ़ी, है ना, रथ एक टॉफ़ी, तो पर को साइलेंट रखना है। तो ये रासायनिक नाम सबका याद हो जाएगा, सबका रासायनिक नाम आप गारंटी के साथ निश्चित रूप से पूछा जाएगा, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। विटामिन ए का रेटिनॉल, विटामिन बी का थायमिन, सी का एस्कॉर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल और ई का टोकोफेरॉल और के का फिलोक्विनिन, ठीक है। अच्छा, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है। जैसे रतौंधी बीमारी किस विटामिन की कमी से होता है, विटामिन ए की कमी से होता है। जीरेफ्थोल्मिया बीमारी वो भी विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी बेरी रोग विटामिन बी के कमी से होता है, बेरी बेरी रोग विटामिन बी की कमी से। और जो कि है अस्कर्बी रोग विटामिन सी की कमी से होता है, अस्कर्बी रोग। और विटामिन डी की कमी से होता है, वो होता है सूखा रोग या तो रिकेट्स रोग कहा जाता है, ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है। और विटामिन ई की कमी से होता है जनन शक्ति में कमी हो जाता है विटामिन ई की कमी से। और रक्त का थक्का नहीं बनता है, वो विटामिन के कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है, ठीक है। अच्छा, घाव भरने वाला मुख्य विटामिन कौन सा होता है, तो विटामिन सी को घाव भरने वाला विटामिन कहा जाता है। और सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो विटामिन डी, सूर्य से विटामिन डी। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या होता है, तो गाजर होता है। नेक्स्ट है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है, तो मुंडक उपनिषद ये संबंधित है मुंडक अथर्ववेद से, ठीक है, मुंडक उपनिषद अथर्ववेद से संबंधित है। मुंडको उपनिषद से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि किस उपनिषद से सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है, तो सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। उपनिषद की संख्या कितनी है, 108, वेद की संख्या 4, वेदांग की संख्या 6, पुराणों की संख्या 18। तो ये सभी चीज़ें आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दो संख्याओं का गुणनफल 64 है और उनका योगफल 20 है। यदि पहली संख्या दूसरी से बड़ी है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिए क्या है कि दो संख्याओं का गुणनफल 64 है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल 64 है और उनका योगफल 20 है। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से बड़ी है तो दोनों संख्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब इसको बनाने के लिए कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। कोई दो संख्या का गुणनफल है, यानी कि कोई x मान लीजिए फिर y मानिए, फिर दोनों का गुणनफल करिए, ठीक है। तो इस टाइप से भी कई लोग बनाते हैं, लेकिन क्या इसका सबसे आसान तरीका या इस टाइप का क्वेश्चन जैसे आ गया तो इसको ऑप्शन से पहले ध्यान से कोशिश करेंगे तो ऑप्शन से आसानी से इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि दो संख्याओं का गुणनफल है 64 है और उसका योगफल है 20 है, ठीक है। अब देखिए अनुपात में जो है उसका योगफल जो है अनुपात में यहाँ पे भी दिया हुआ है, ठीक है, दोनों संख्याओं को अनुपात में दिया हुआ है। तो 16 और 5 अगर जैसे जोड़ते हैं तो योगफल से ये 20 जो है कटना चाहिए। अगर नहीं कट रहा है तो ये अनुपात वाला ये गलत है, ये आंसर नहीं हो सकता है। जैसे 4 1 5 इससे कट जाएगा तो ये सही है, ठीक है, ये हो सकता है आंसर। ये 16 5 21 होता है, ये नहीं होगा इसका आंसर, ठीक है। अब 4 और 1 और 4 और 4 1 ये दोनों में से कोई होगा तो उसमें क्या बोला है कि यदि पहली संख्या दूसरी से बड़ी है तो पहली बड़ी है दूसरी से कहाँ, ऑप्शन नंबर 2 में। तो इसका करेक्ट आंसर होता है 100% करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। अब इसको ऐसे कैलकुलेट भी कर सकते हैं। देखिए 4 1 5 तो अनुपात 5 का मान हो गया 20, तो अनुपात 1 का मान कितना हो गया 4, अनुपात 1 का मान 4 और अनुपात 4 का मान कितना हो जाएगा 16। तो देखिए दोनों संख्या निकाल गया, एक 4 है एक 16 है, दोनों गुना करेंगे देखिए 16 चौके 64 आ जाएगा और दोनों को जोड़ेंगे तो 20 आ जाएगा, 16 4 20। तो ऑप्शन से आसानी से आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट है दिसंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार नौसेना अध्यक्ष कौन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 है ना, एडमिरल करमबीर सिंह थे नौसेना अध्यक्ष 2020 में, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के
मतलब यही होता है कि जैसे नौसेनाध्यक्ष पूछा गया है, अब आपको क्या करना है, आपकी तैयारी इसी तरह से शानदार और स्ट्रॉन्ग हो जाती है और सटीक होता है और आप एक्सेलेंट कर जाते हैं। कि जैसे नौसेनाध्यक्ष पूछा है तो आपको वर्तमान में करंट अफेयर में नौसेनाध्यक्ष, वायुसेनाध्यक्ष, थल सेनाध्यक्ष, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS जो होता है वो सभी आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि आपसे चूके नहीं और आपको आसानी से एग्जाम में आप आंसर करते जाएं, ठीक है। तो वर्तमान में भी नौसेनाध्यक्ष पूछे तो कौन है, तो दिनेश कुमार त्रिपाठी है, दिनेश कुमार त्रिपाठी। वायुसेनाध्यक्ष कौन है, अमरप्रीत सिंह है ना, सबसे करंट में अभी चेंज हुआ है, अमरप्रीत सिंह जो है वायुसेनाध्यक्ष बन गए हैं। और थल सेनाध्यक्ष भी चेंज हुआ है, वो हैं उपेंद्र द्विवेदी है ना, थल सेनाध्यक्ष हैं उपेंद्र द्विवेदी, ठीक है। तो तीनों को याद रखिए, फिर से एक बार समझिए, नौसेनाध्यक्ष दिनेश कुमार त्रिपाठी, वायुसेना अमरप्रीत सिंह, थल सेना उपेंद्र द्विवेदी और CDS जो है अनिल चौहान है। और अगर पूछा जाए कि तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर कौन होता है, तो भारत के राष्ट्रपति होते हैं, जो कि वर्तमान में द्रौपदी मुर्मू है। नेक्स्ट है, हृदय की आकृति के लिए अल्ट्रासाउंड तरंगों के प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीक को कहा जाता है। तो देखिए, एक को पूछा जाता है हृदय से रिलेटेड और एक होता है मस्तिष्क से रिलेटेड। तो हृदय की आकृति के लिए अल्ट्रासाउंड के तरंगों का प्रतिबिंब का उपयोग करने वाली तकनीक वो कहलाता है, हृदय के लिए होता है ECG है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है, ECG होता है, ठीक है। अब मस्तिष्क वाला पूछे तो होता है EEG, ठीक है, मस्तिष्क वाला EEG यानी कि इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम होता है, इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम। तो फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, याद रखना है, ECG का फुल फॉर्म पूछा जाएगा तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियो यानी हृदय से संबंधित है, और इलेक्ट्रोएनसेफेलोग्राम EE जो है ये मस्तिष्क से संबंधित है। तो वही पूछा है हृदय की आकृति से, तो ऑप्शन में चलते हैं, ECG कहाँ पर है जो खोजते हैं। देखिए यहाँ पर है ऑप्शन नंबर 3 में है ना, इकोकार्डियोग्राफी है ना, ECG है इसका, ठीक है। नेक्स्ट है 5A - 2B बराबर 0 है, फिर 4B - 5C बराबर 0 है, तो C अनुपात A का मान क्या होगा। तो सिंपल है, देखिए 5A है और -2B है, यहाँ 0 है तो 2B को इधर कर दीजिए, यानी कि क्या हो जाएगा 5B बराबर 2B, 5A है ना, 5A बराबर 2B। तो A अनुपात B निकाल लेंगे, A यहाँ रखने दीजिए, B को इधर ले आइए, तो A अनुपात B बराबर क्या हो गया 2:5, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ क्या हो जाएगा 4B है इधर 5C को इधर ले आएंगे, तो 4B बराबर 5C और B अनुपात C कर देंगे, तो B अनुपात C बराबर क्या हो गया 5/4 हो गया। अब देखिए इसमें एक चीज़ ये है कि देखिए B का मान 5 दिया है, यहाँ भी B का मान 5 दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, आसान हो जाता है। अगर B का मान अलग अलग रहता तो फिर इसको बैलेंस करना पड़ता, यानी कि B का मान 5 है, यहाँ भी B का मान 5 है, तो ठीक है। तो इसमें क्या हो गया, A का मान डायरेक्ट हो गया यहाँ 2 और B का हो गया 5 और C का हो गया 4। तो पूछा है C अनुपात 4, तो C का मान क्या है 4, ठीक है। और A का मान है 2, अब इसको काटिए, 2 दूनी कट जाएगा, यानी 2:1 इसका आंसर हो जाएगा। C और अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा 2:1, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, कक्षा के एक समूह में 6 छात्र अंग्रेजी बोल सकते हैं, 15 छात्र हिंदी बोल सकते हैं और 6 छात्र बंगाली बोल सकते हैं। कोई भी छात्र कोई अन्य भाषा नहीं बोल सकता है। यदि कक्षा में 2 छात्र 2 भाषाएं बोल सकता है तो और एक छात्र 3 भाषाएं बोल सकता है, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। तो पहले निकालते हैं कि जैसे 6 छात्र है अंग्रेजी बोल सकता है, इसमें केवल अंग्रेजी वाला कौन है, जैसे होता है ना कोई 2 भाषा भी बोलता है, ठीक है। तो केवल अंग्रेजी, टोटल क्या है कि समूह में 6 छात्र जो है अंग्रेजी बोल सकता है, लेकिन केवल अंग्रेजी, ये क्या है दोनों भाषा भी, कुछ इसमें ऐसा भी है 6 में कि दोनों भाषा भी बोल सकता है ना, अंग्रेजी भी बोलता हो, बंगाली भी बोलता हो, हिंदी भी बोलता हो, ठीक है। तो इसलिए केवल अंग्रेजी वाला अगर निकालेंगे पहले तो क्या होगा 6 माइनस क्या होगा 2, क्योंकि 2 ये जो है ना 2 छात्र ऐसे हैं जो कि 2 भाषाएं बोलते हैं, ठीक है। तो अगर एक्यूरेट अगर निकालना है तो पहले इसमें भी एक अनुमानतः 2 माइनस करेंगे इसमें,
ठीक है। और एक छात्र ऐसा है जो तीनों भाषाएं बोलते हैं, तो ये भी माइनस होगा एक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, केवल अंग्रेजी वाला हो जाएगा, 6 में से 3 जाएगा तो 3, ठीक है। उसके बाद 15 छात्र हिंदी बोलते हैं, ठीक है, तो इसमें केवल हिंदी बोलने वाला कितना हो जाएगा, तो इसमें भी -2 करेंगे और -1 करेंगे, तो हो जाएगा ये 12। और फिर 6 छात्र बंगाली बोलता है, ठीक है, तो 6 छात्र बंगाली बोलता है, इसमें देखिए 2 में माइनस कर दिए हैं 2, ठीक है। अब -2 नहीं करेंगे क्योंकि 2 ही छात्र है जो कि 2 भाषाएं बोलते हैं। तो अगर 2 भाषाएं बोलते हैं तो एक अंग्रेजी और हिंदी बोलता होगा, ठीक है ना, एक अंग्रेजी और हिंदी दोनों बोलता होगा, ठीक है। तो दोनों में माइनस कर दिए, तो इसमें नहीं करना है, तो बंगाली वाले में -1 करना है, क्योंकि एक जो छात्र है तीनों भाषाएं बोलते हैं। तो इसमें केवल बंगाली भाषा बोलने वाला हो जाएगा 5, ठीक है। केवल बंगाली भाषा बोलने वाला कितना होगा, 5 होगा। अब देखिए, अब पूछा कि टोटल कुल कितना छात्र है, तो देखिए 12, 3, 15, 5, 20 छात्र, ये केवल अंग्रेजी, केवल हिंदी, केवल बंगाली बोलने वाला है, ये 20 छात्र, ठीक है। और टोटल छात्र पूछा जिसमें कि 2 छात्र ऐसा है जो कि 2 भाषाएं बोलता है, तो 2 इसमें जोड़िए, और एक छात्र है तीनों भाषा बोलता है, ठीक है। तो हो गया 20, 2, 22, 1, 23। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में है 23, इसका आंसर हो गया 3। नेक्स्ट है 3 संख्याओं के एक समूह का औसत 29 है और उनमें से 2 संख्याओं का औसत इतना है, तीसरी संख्या क्या होगा। तो देखिए 3 संख्याओं का एक समूह का औसत इतना है, तो तीनों का पहले निकालते हैं, टोटल कितना हुआ, तो 29 कितना हुआ, 87, ठीक है। और फिर उनमें से 2 संख्याओं का औसत इतना है, तो 2 संख्याओं का कुल मान कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, ठीक है। तो ये टोटल 3 का है और ये 2 का है, जब 3 में से 2 को घटा देंगे तो तीसरा पता चल जाएगा कितना है। तो इसको 7 में से 6 घटाइए 1 और 8 में से 2 गया 6, यानी 61 हो जाएगा। तीसरी संख्या क्या होगा, 61, ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका करेक्ट आंसर। तो सिंपल क्या है, इसको 3 से इसमें गुना कर दिए, कुल आ गया 2 वाला, फिर 13 दूनी 26 घटा दिए, आंसर आ गया। नेक्स्ट है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है। तो प्रोग्रामेबल यानी पी, रीड ओनली मेमोरी यानी कि रीड ओनली मेमोरी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, है ना, पी रोम, ठीक है। और रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप पूछे तो होगा रोम, है ना। रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी, ये होता है रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। इसी टाइप के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कंप्यूटर से पूछा जाता है। और एक चीज़ ध्यान रखना है, आपके हर शिफ्ट में एग्जाम में आपका 1 से 2 प्रश्न आपका कंप्यूटर से रहेगा, ठीक है। तो कुछ अति महत्वपूर्ण है, आपको ये सब चीज़ें याद रखना है, जैसे रोम का फुल फॉर्म, रैम का फुल फॉर्म, है ना, URL का फुल फॉर्म, URL का फुल फॉर्म क्या होता है, होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। लेकिन अगर यही पूछे USB का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसमें होता है यूनिवर्सल सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है, कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। नेक्स्ट है कच्चे माल और उत्पादन के लिए उपलब्ध धन को वर्गीकृत किया गया है। तो किस में वर्गीकृत किया गया है, कार्यशील पूंजी में। कच्चे माल और उत्पादन के लिए उपलब्ध धन को वर्गीकृत किया जाता है किसमें, कार्यशील पूंजी में। नेक्स्ट है 20 परीक्षणों का माध्य 50 है। बाद में यह पाया गया कि 2 परीक्षणों का माध्य, जो 2 परीक्षण है 13 और 24 को त्रुटि बस 31 और 42 लिख दिया गया था। तो सही माध्य क्या होगा, तो देखिए 13 के जगह पर क्या लिख दिया, 31 यानी ज़्यादा लिख दिया, फिर 24 के जगह लिख दिया 42 यानी इसमें भी ज़्यादा लिख दिया, यानी कि जो माध्य है ये ज़्यादा आया हुआ है, यानी सही माध्य क्या होगा, 50 से कम होगा, ठीक है। सही माध्य 50 से कम होगा। इसका ऑप्शन देखते हैं, 50 से कम होगा। तो 50 से कम हो तो पहले नंबर ये और ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कितना ज़्यादा है। देखिए 13 की जगह लिख दिया 31, तो ये कितना ज़्यादा है,
13 की जगह 31 है तो 13 और कितना प्लस करेंगे, 13 7 20, 11 18 ज़्यादा है, ठीक है। फिर 24 की जगह लिखा 42, तो 24 और 16 होता है 40, यानी इसमें भी 18 ज़्यादा है, ठीक है। यानी टोटल कितना हुआ 36 ज़्यादा है। तो माध्य में कितना हो जाएगा ज़्यादा, ये लिखा गया तो 50 कितना 20 परीक्षण है, ठीक है। तो बटा 20 करते हैं, तो 20 करेंगे बटा में, तो यहाँ 2 से काटेंगे तो 18 और नीचे 10 रहेगा, यानी 1.8, यानी कि 1.8 इसमें घटा देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 1.8 घटाएंगे तो 1 घटाएंगे तो 49, और 49 में 0.8 घटाएंगे तो 48.2 है ना। इसका आंसर हो जाएगा 48.2। 48.2 कहाँ पर है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर 2 हो गया। नेक्स्ट है कि संख्या इतना में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करें। तो स्थानीय मान क्या होता है कि 2 जहाँ पर है, जिस स्थान पर, जैसे 2 यहाँ है तो 2 ले लेंगे और इसके बाद जितना अंक है उतना 0 बैठा देंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि 5 0 बैठा दीजिए। ये हो गया स्थानीय मान इसका, ठीक है। फिर उसी तरह 4 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा, तो 4 है, 4 के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, यानी कि 4 के बाद 2 शून्य बैठा दीजिए। ये होता है स्थानीय मान, ठीक है। दोनों का अंतर पूछा था, सिंपल है। 2 लाख में 400 घटा देंगे, तो 2 लाख में 400 घटाएंगे तो क्या आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 2 लाख में 400 घटाएंगे तो 1,99,600 आएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया था। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में राज्य द्वारा निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर नहीं लगाया गया। तो देखिए, लघु उद्योगों पर कर ये नहीं लगाया गया था, ठीक है। बाकी कृषि पर कर, आवास पर कर और मवेशियों पर कर, इस पे ये सब पर कर लगाया गया था अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो है वो किस वंश का शासक था, तो खिलजी वंश का था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, ठीक है। अच्छा, यहाँ अलाउद्दीन खिलजी से 2-3 जो कतई जहर प्रश्न है पूछा जाता है कि अस्थाई सेना प्रणाली की शुरुआत किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा जो है किसने शुरू किया, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने करवाया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, ठीक है। अलाई दरवाज़ा अलाउद्दीन खिलजी। अब बुलंद दरवाज़ा पूछे तो वो है अकबर। नेक्स्ट है IAEA का मुख्य कार्य क्या है, तो इसका फुल फॉर्म पहले समझेंगे तो आंसर आसान हो जाएगा। IAEA है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। तो ये क्या है, ये विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा को शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, विश्व भर में नाभिकीय ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है ना। IAEA का हो गया इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। नेक्स्ट है इसका वर्गमूल निकालना है। वर्गमूल निकालना है, ऑप्शन में क्या है, सब पूर्ण दिया हुआ है, यानी कि यही सब में से कोई वर्गमूल है। तो वर्गमूल कौन सा हो जाएगा, तो पहले तो 88 64 है, लास्ट में 8 तो होगा ही होगा, ठीक है। इसका वर्गमूल निकाल भी सकते हैं, ऐसे निकाल लीजिएगा, है ना। 142 जो होता है, ये 2 फिर 2 जोड़ा लगाएंगे, फिर यहाँ करेंगे 3 3 9, ऐसे करके निकाल सकते हैं इसका वर्गमूल आसानी से। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, 378 इसका वर्गमूल होगा। नेक्स्ट है सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाती है। फिर समझिए, सरकार की वह प्रणाली जिसमें शक्ति को एक केंद्रीय प्राधिकरण और देश की विभिन्न संवैधानिक इकाइयों के बीच विभाजित किया जाता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है संघवाद, है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 संघवाद। जो संघीय प्रणाली किस देश से लिया गया है, तो कनाडा के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा का नारा किसने दिया था। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये सब प्रश्न क्या अक्सर एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहता है, तो इसे ध्यान रखना है हमेशा। तो स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, ठीक है। अच्छा, लोक मान्य किसे कहा जाता है,
और एक होता है लोकनायक, ठीक है, वो दोनों में कन्फ्यूजन होता है। तो लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को और लोकनायक है जयप्रकाश नारायण को। तो इसको ऐसे समझिएगा, देखिए लोकमान्य किसी को मान सम्मान देते हैं तो तिलक लगाकर, ठीक है, लोकमान्य पूछेगा तो तिलक बाल गंगाधर तिलक, और लोकनायक पूछे तो हो जाएगा जयप्रकाश नारायण हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, केसरी और मराठा पत्रिका के संपादक कौन थे? तो बाल गंगाधर तिलक ही थे। होम रूल लीग का स्थापना किसने किया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने ही 1916 में किया था। नेक्स्ट है, दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो इसमें प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें क्या किया है, देखिए 14 से इसमें भागा दीजिएगा ना, 896 में आएगा कितना, 64, और 64 का वर्गमूल यहाँ पर लिख दिया है 60, ठीक है। तो उसी प्रकार ये हुआ कैसे, देखिए, यानी कि 896 बटा 14 बराबर में क्या आया था, 8 आया, यानी कि 8 के वर्गमूल बराबर में कितना, 64 आया था, ठीक है ना, 64 आया था, 64 यानी कि 8 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखे थे हम लोग, 8 लिखेंगे, यानी आंसर क्या आया था, 8। यानी कि ये जो आता है, यानी कि बड़ी संख्या जो है, इसको ये नीचे जो है 14 है या तो नीचे जो भी है उससे काटने पर जो आता है वो आता क्या है, मतलब जो भी आता है वो आएगा जो उसका वर्ग करना, ठीक है, ठीक है। तो क्या है, उसका वर्ग किया हुआ है, यानी कि जो भी आएगा ना इसको काटने पर उसका वर्गमूल कर देंगे तो यहाँ वाला आ जाएगा, कोने वाला आ जाएगा, ठीक, सिंपल है। तो उसी प्रकार जैसे यहाँ पर पूछा है, ठीक है, तो यहाँ पर मान लिया हम x, ठीक है, और यहाँ पर कर लिए बटा में 18, ठीक है। तो बराबर में क्या आता है, जो यहाँ लिखा हुआ है उसका वर्ग है ना, जो यहाँ लिखा हुआ है उसका वर्ग आया था 64, तो 25 हो जाएगा, ठीक है। तो x का मान क्या हो जाएगा, यानी यहाँ का मान क्या हो जाएगा, तो यहाँ निकाल देंगे 18 गुना 25, ठीक है, 18 गुना 25 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 गुना 25 कर देंगे तो 18 25 90 और बाकी 9, 18 दूनी 36, 9 45, यानी 450 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो इसमें क्या है, देखिए, इसका 47 के पावर 7.5 है और 47 के पावर ये कितना है, 3/2 यानी कि 1.5 है, ठीक है। और ये भागा में, तो भागा में है तो नीचे क्या आता है, बट्टे में हो जाता है। तो बट्टे में अगर पावर है तो ऊपर करते हैं क्या, तो माइनस हो जाता है, ठीक है। इसको खाली समझिए, तो क्या हो जाएगा, देखिए 47 के पावर 7.5 है ना, तो ये क्या हो जाएगा, पावर माइनस हो जाता है, तो भागा बट्टा में है तो यानी कि 47 के पावर जो है 7.5 में से ये 1.5 घट जाएगा। तो 7.5 में से 1.5 घटेगा कितना आ जाएगा, तो आ जाएगा 6, तो पावर में ये 6 आ गया। फिर यहाँ गुना में है तो देखिए जो बेस है यानी कि 47 है, इसका भी 47 बराबर है, तो a के पावर m गुना a के पावर n है, तो क्या हो जाता है, a के पावर m प्लस n हो जाता है, यानी कि ये जो -3 है ये भी यहाँ प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस करेंगे यानी कि माइनस में जाएगा ये, ठीक है, माइनस का चिन्ह है। तो ये फिर क्या होगा, 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा, ठीक है, यानी कि 47 के पावर 3 और बराबर में दिया हुआ है 47 के पावर रूट अंडर को हम लिख सकते हैं क्या, x/2, ठीक है, रूट अंडर को लिख सकते हैं x/2। तो यहाँ बेस और बेस समान है तो x का मान क्या हो जाएगा, तो पावर भी समान हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 3 दूनी 6, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरे पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है, यानी कि अंतरिक्ष का उपयोग कौन करता है, अंतरिक्ष यात्री, तो प्रयोगशाला का उपयोग कौन करेगा, तो वैज्ञानिक करेगा। नेक्स्ट है, एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, बताएं कि कौन से तर्क प्रश्न के संबंध में संपुष्ट है, संबंध में पुष्ट है। तो प्रश्न क्या है कि क्या भारत में बॉलीवुड फिल्मों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए क्योंकि वे भारत के बच्चों और युवाओं के मूल्यों को भ्रष्ट करते हैं। तो तर्क क्या है, पहला, नहीं, वे विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न मूल्यों से परिचित कराते हैं, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है। और दूसरा क्या, हाँ, हॉलीवुड की फिल्में बॉलीवुड फिल्मों के दर्शकों की संख्या को कम करती है, तो
तो ये इससे कोई रिलेटेड नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 ही, यानी 1 जो है वो किस में है, केवल एक तर्क पुष्ट करता है, ऑप्शन नंबर 4 में है। तो आंसर हो गया 4। नेक्स्ट है, यदि एक घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई दोगुनी कर दी जाती है तो इसका आयतन क्या होगा। तो भुजा की लंबाई दोगुनी होगा, आयतन क्या होता है, भुजा क्यू होता है, तो ये आयतन भी क्यू हो जाएगा, यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8 गुना हो जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है, चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियां और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे डैश कहा जाता है। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आपसे पूछा जाता है, 2-4 प्रश्न कि जो आप कभी नहीं पढ़े हैं लेकिन आप अपने अंडरस्टैंडिंग से आप उसको आसानी से टिक कर सकते हैं, नहीं आपने समझ से, ठीक है। अब जैसे यहाँ ऑप्शन इसको देखेंगे तो ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा कि चुनाव के समय राजनीतिक पार्टियों और उम्मीदवारों द्वारा नियमों और दिशा निर्देशों के एक सेट का पालन किया जाता है, इसे क्या कहा जाता है, आचार संहिता कहा जाता है, धांधली या पदधारी या निरपेक्षता। तो जो चुनाव पार्टियों द्वारा उम्मीदवारों द्वारा चुनाव के समय जो पालन करता है दिशा निर्देश नियम, वो क्या कहलाता है, आचार संहिता कहलाता है ना, आचार संहिता, ठीक है। चुनाव की बात आई है तो चुनाव किस भाग में है, तो यह है भाग 15 में, अनुच्छेद 324 से 29 तक है। चुनाव अनुच्छेद 324 है। भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुआ, 25 जनवरी 1950 को हुआ था, ठीक है। तो याद रखना 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग की स्थापना हुआ। और इसी 25 जनवरी से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो 25 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, जो मतदान की आयु है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया, कब किया गया, तो 21 वर्ष से 18 वर्ष जो है 61वां संविधान संशोधन के तहत 1989 में किया गया था। ये सभी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा। तो इसमें क्या किया, 5 दूनी 10 प्लस 3 यानी कि गुना 2 प्लस 3 करेंगे। इसमें भी देखिए गुना 2 प्लस 3 हुआ है, 13 दूनी 26 प्लस 3 29 हुआ। तो इसमें भी क्या करेंगे, गुना 2 करके 3 जोड़ देंगे, तो गुना 2 करेंगे 58, 29 दूनी 58 और 3 61, आंसर हो जाएगा 4। नेक्स्ट है, दिए गए कथनों और निष्कर्षों को ध्यानपूर्वक पढ़ें, बताएं कि कौन से निष्कर्ष तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं, तार्किक रूप से कथनों का पालन करते हैं। पहला क्या है, कथन 3 कथन दिया हुआ है कि मेरी कक्षा की सभी लड़कियां अच्छी नर्तकियां हैं। तो सभी लड़कियां जो है, जैसे कि इसको ऐसे कर सकते हैं, सभी लड़कियां जो है अच्छी नर्तकियां, यानी सभी, यानी कि ये हो गया नर्तकी, ठीक है। फिर है कि सभी अच्छे नर्तक या नर्तकियां कलाबाज है, यानी कि सभी जो नर्तक है ये कलाबाज है, ठीक है। फिर क्या लिखा है, मेरी कक्षा के कुछ लड़के कलाबाज है। तो कुछ लड़के कलाबाज हैं, तो कलाबाज है यानी कि ये जो कला है, ये वाला बड़ा वाला पोर्शन है कलाबाज है, इसमें क्या कुछ लड़के हैं, तो यानी कि यहाँ ऐसे कर देंगे कुछ लड़के बॉय, ठीक है। अब क्या है, ये आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये जो इसी तरह बनेगा। अब आगे इसका देखेंगे, इसका निष्कर्ष क्या कहता है, ठीक है। निष्कर्ष है कि मेरी कक्षा के कुछ लड़के अच्छे नर्तक हैं। तो ये गलत है, क्योंकि लड़के के बारे में ना यहाँ एक कथन दिया हुआ था, इसमें बोला कि मेरी कक्षा के कुछ लड़के कलाबाज है, लेकिन यहाँ क्या लिखा है, नर्तक है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि मेरी कक्षा के सभी कलाबाज अच्छे नर्तक है। तो सभी कलाबाज नहीं होगा, क्योंकि देखिए ये अंदर था ये, और कलाबाज सबसे बाहर था, तो सभी कलाबाज नहीं होगा। सभी होता है कौन, जो अंदर सबसे रहता है, ठीक है। तो सभी कलाबाज जो है अच्छे नर्तक है, ये भी गलत है, ठीक। फिर क्या, मेरी कक्षा की सभी लड़कियां कलाबाज है, हाँ, तो क्योंकि ये अंदर जो है सभी लड़कियां था छोटा वाला में, और उसके बाहर सबसे बड़ा है कलाबाज, यानी कि सभी लड़कियां कलाबाज हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि 3 इसका सही है। अब ऑप्शन में देखते हैं, केवल निष्कर्ष 3 पालन करता है, आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है कि इसका माध्यिका निकालना है आपको टोटल का। तो माध्यिका क्या निकालते हैं, कैसे, तो जो संख्या दिया हुआ है टोटल, ठीक है, सभी को बढ़ते क्रम में लिख देते हैं, और बीच में जो आता है वो माध्यिका हो जाता है। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, यानी कि सबसे पहले छोटा वाला लिखना है 16,
उसके बाद क्या है, उसके बाद इसमें से देखिएगा 16 के बाद आएगा सबसे छोटा क्या है 27, ठीक 16 हो गया 27, 27 के बाद सबसे छोटा क्या है इसमें 32, 32 के बाद आएगा 35, 35 के बाद है इसमें 45, 45 के बाद इसमें कौन आएगा, ये आएगा 58, फिर आपका आएगा 64, फिर 76, ठीक है। तो ये क्या बढ़ते क्रम में लिख दिए। अब माध्य का पूछा तो बीच का जो होगा वही होगा। देखिए 3 इधर कर दीजिए, 3 इधर कर दीजिए। अब बीच में क्या 2 बच गया, तो जब एक बचे, कोई भी एक बचे तो वही आंसर हो जाता है। लेकिन अगर 2 संख्या बच जाए, तो जैसे 35 और यहाँ 45 बच गए, 2 जब बच जाए तो जोड़ के आधा कर देना है, यानी कि 45 और 40 क्या हो जाएगा 80 हो जाएगा। 80 का आधा क्या हो जाएगा 40। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 40। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा स्थल बौद्धों के तीर्थ स्थलों में से एक नहीं है। तो बौद्ध का तीर्थ स्थल कौन नहीं है, तो इसका आंसर है ग्वालियर जो है ये तीर्थ स्थल जो है बौद्ध से रिलेटेड नहीं है, ग्वालियर ऑप्शन नंबर 3। बाकी जैसे बोध गया ये है क्योंकि बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, फल्गु नदी के किनारे और बोधि वृक्ष के नीचे यानी पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई था। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था, तो सारनाथ में दिया था। सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिया था और कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी। तो ये सब क्या बौद्ध से रिलेटेड है। अरे सर्वाधिक उपदेश पूछे तो देखिए पहला उपदेश है सारनाथ, सर्वाधिक श्रावस्ती। और देखिए पहला उपदेश जो सारनाथ में दिया और सर्वाधिक श्रावस्ती में, और इनकी मृत्यु जो कुशीनगर में हुआ, ये तीनों उत्तर प्रदेश में, ठीक है। सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती कहाँ है, उत्तर प्रदेश में, ठीक है। नेक्स्ट है 2 संख्याओं का HCF 4 है तथा उनका गुणनफल 48 है, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो उसका गुणनफल कितना है 48 है, ठीक है। आप ऑप्शन में देखिए किसका गुणनफल 48 आ रहा है, 8 चौक 32, ये तो आंसर नहीं होगा। 24 चौक 96, ये भी नहीं होगा। 12 गुना 16 48 नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाता है, डायरेक्ट आंसर निकल जाता है। नेक्स्ट है लाल बाल पाल नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी क्रमशः किन भारतीय राज्यों से संबंधित है। लाल यानी कि लाला लाजपत राय, तो ये किस राज्य से हैं, तो ये हैं पंजाब से। मालूम ये कहाँ से हैं, पंजाब से लाला लाजपत राय, ठीक है। यहाँ पंजाब है, यहाँ पर भी पंजाब है। और ये जो बाल गंगाधर तिलक है ये महाराष्ट्र से है, बाल गंगाधर तिलक महाराष्ट्र से। फिर है पाल यानी कि बिपिन चंद्र पाल है, तो बिपिन चंद्र पाल ये कहाँ से है, तो ये बंगाल से हैं, है ना। मद्रास से नहीं बल्कि बंगाल से हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लाल बाल पाल जो है यही ग्रामपंथी दल के जो मुख्य नेता थे वो कौन थे, लाल बाल पाल थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और बिपिन चंद्र पाल थे, ठीक है। नेक्स्ट है उस संख्या की पहचान कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में से संबंधित नहीं है। तो इसमें क्या किया है, देखिए 3 चौक 12 बीच में लिख दिया है। फिर इधर लास्ट वाला देखिए 9 8 72 ये बीच में लिख दिया है। फिर 6 5 30 ये लिख दिया बीच में। फिर ये 2 5 10, लेकिन 10 को क्या किया, 10 नहीं लिखा बल्कि उल्टा लिख दिया, 0 1 लिख दिया, तो ये अलग है। तो ये गलत हो जाएगा, कितने क्या 2015 वाला ये। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाले जीवों को डैश कहा जाता है। तो स्वयं भोजन बनाने वाले वो स्वपोषी कहलाता है। काफ़ी इजी प्रश्न है, समझने वाला है। और क्या ना स्वयं भोजन जो बनाता है उसे स्वपोषी कहा जाता है, जो दूसरों पर आश्रित रहता है तो वो परपोषी कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है। तो सुपर कंप्यूटर इसमें कौन नहीं है, तो ये जो PDA है ये सुपर कंप्यूटर नहीं है, ठीक है। अच्छा विश्व का अगर प्रथम सुपर कंप्यूटर पूछे तो वो कौन था, तो वो था क्रे 1, है ना। क्रे 1 ये विश्व का प्रथम सुपर कंप्यूटर था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर पूछे तो परम 8000। अच्छा वर्तमान में दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा है, तो वो है फ्रंटियर जो कि अमेरिका का है ना, फ्रंटियर। नेक्स्ट है
निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग है, यानी कि बैक्टीरिया से होने वाला रोग कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर है डिफ्थीरिया। ऑप्शन नंबर 4 हो गया डिफ्थीरिया। ठीक है, क्योंकि ये जो कंठमाला, खसरा और छोटी चेचक जो है ये वायरस से होने वाला रोग है। ठीक है, तो वायरस से होने वाला रोग है कंठमाला, खसरा और छोटी चेचक। ठीक है, वायरस से होने वाला। वायरस की खोज किसने किया था? इवानोवास्की ने किया था। वायरस की खोज इवानोवास्की ने किया था और जीवाणु की खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने। जीवाणु की खोज ल्यूवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा किस भाषा परिवार से संबंधित है? संस्कृत भाषा जो है किस भाषा परिवार से संबंधित है? तो ये भारतीय यूरोपीय परिवार से संबंधित है। किसी विशिष्ट कूट भाषा में राम वर्कदेयर को ह्यूज टेओट्रे के तौर पर लिखा जाता है। सीमा स्टडी देयर को नोए डोट्रे के तौर पर लिखा जाता है। राम स्टडी हेयर को ह्यूज डो ट्राई के तौर पर लिखा जाता है। तो इसी भाषा में राम देयर और सीमा वर्क को क्रमशः किस तरह लिखा जाएगा? तो देखिए धीरे धीरे इसको पहचानना है कि कौन सा किसका अर्थ दिया हुआ है। ठीक है, जैसे कि इसी में देखते हैं राम वर्क देयर। ठीक है, राम वर्क देयर को लिखा जाता है ये, फिर सीमा स्टडी देयर। तो देखिए देयर जो है इसमें ये लाइन में और देयर यहाँ, ये दोनों कॉमन है। ठीक है, तो ये दोनों कॉमन है, यानी कि इसका जो अर्थ है जो दोनों में सेंटेंस में कॉमन रहेगा, इसका मतलब वही देयर का अर्थ वही हो जाएगा। जैसे कि ह्यूज टेओ ट्रे, तो देखिए ट्रे दोनों में है, ट्रे दोनों में, यानी कि क्या हो जाएगा? ट्रे किसका अर्थ हो जाएगा? देयर का हो जाएगा ट्रे। तो यहाँ पर देखिए पूछा है राम देयर सीमा वर्क, तो राम देयर का क्या निकाले हम लोग? ट्रे। तो देयर का ट्रे, राम देयर है, यानी कि पहले वाले में राम ट्रे किस में? ऑप्शन नंबर 3 में। डायरेक्ट इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 3। ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप कन्फर्म आंसर आ गया। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसी तरह छांट के। ठीक है ना, जैसे कि राम स्टडी हेयर को ये कहा जाता है। ठीक है, और सीमा स्टडी देयर। ठीक है, सीमा स्टडी देयर का तो मालूम है ट्रे हो गया, और स्टडी जैसे यहाँ है तो इसमें स्टडी कॉमन है यहाँ पर दोनों में, तो इसमें कॉमन दोनों में क्या? डो, यानी कि डो हो गया। स्टडी का क्या हो जाएगा? डो। ठीक है, तो इस तरह से आंसर आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ गया? ऑप्शन नंबर 3 आ गया था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का मुख्य दोष नहीं है? परमाणु ऊर्जा उत्पादन का मुख्य दोष नहीं है, ये भी क्या अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। आप ऑप्शन देख के इसको आसानी से छांट सकते हैं। जैसे परमाणु ऊर्जा उत्पादन का मुख्य जो प्रमुख दोष नहीं है ये पूछा है, तो ये जो बिजली उत्पादन ये दोष नहीं है। ठीक है, बाकी परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम ये सब दोष में आ जाएगा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना की उच्च लागत ये भी दोष में। प्रयुक्त ईंधन का भंडारण और निपटान ये भी दोष में आ जाएगा, यानी कि ये जो बिजली उत्पादन है ये दोष नहीं है। ठीक है, अच्छा भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र ये काफ़ी बार पूछा गया, याद रखना है। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र पूछे तो वो था तारापुर। कहाँ है? महाराष्ट्र में। इस टाइप के 5-6 प्रश्न जो कि एग्जाम में आता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जैसे नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में? तो नरोरा यूपी में है। काकरापार कहाँ है? गुजरात में। काकरापार गुजरात में। रावतभाटा राजस्थान में। रावतभाटा राजस्थान है ना, रावतभाटा, रा से राजस्थान, रावतभाटा राजस्थान। कलपक्कम परमाणु विद्युत संयंत्र जो है और कुडनकुलम ये दोनों तमिलनाडु में। कलपक्कम कुडनकुलम नाम से भी आपको दिमाग में थोड़ा आइडिया आ जाएगा। कलपक्कम और कुडनकुलम ये तमिलनाडु का है। और कैगा कर्नाटक में है। नेक्स्ट है चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई 6,000 रुपये की धनराशि 3 वर्षों में बढ़कर इतनी हो गई, तो ब्याज की दर क्या होगी? तो देखिए 6,000 की धनराशि 3 वर्षों में बढ़कर, तो मान के चलें कि जो त्रिज्या है आर परसेंट मानते हैं। ठीक है, तो आर परसेंट का क्या हो जाता है? आर परसेंट का नीचे, और इसको जब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या था प्लस करते हैं, यानी कि 100 प्लस आर हो जाएगा, बट्टा में 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में कितना आया? 7, 9, 8, 6। अब ये 6,000 को इधर कर दीजिए,
तो बट्टा में 6000 हो गया। अब इसको एक मोटा मोटी आइडिया आ गया कि 6 से कटेगा, ठीक है, 3 वर्षों में ये है ना, तो यहाँ 6 से काटना है क्योंकि 1000 का जो घन मूल होता है वो हो जाता है, ठीक है, 1000 का हो जाता है, इसलिए 6 से ये कटने की संभावना रहती है। तो इसको काटेंगे, 6 कहीं 6, फिर 6 तिया 18, 6 तिया 18, 6 कहीं 6, 1331 आ गया। 1331 का घनमूल और 1000 का घनमूल कितना हो जाएगा, 11 और 13, 11 और 10 नीचे, ठीक है। तो घनमूल होता है यानी कि R 100 प्लस R बटे 100 बराबर में हो जाएगा 11/10। तो 10 से ये काट देंगे, 1 शून्य, अब 1 शून्य कटेगा, 10 गुना 11 हो जाएगा 110, 100 घट जाएगा, यानी कि 10% इसका ब्याज दर है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, ए ने 2 बैंकों में समान धन राशियों का निवेश किया जो क्रमशः 10% की वार्षिक दर और 12% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज प्रदान करती है। वर्ष के अंत में ब्याज के रूप में 1650 रुपये मिलते हैं। प्रत्येक बैंक में निवेशित की धनराशि क्या होगी। तो दोनों बैंक में क्या हुआ, समान धनराशि का निवेश किया। तो समान धनराशि का है तो कोई इसमें दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या मान लेंगे धनराशि x है, ठीक है। तो x का 10% और वार्षिक दर से वर्ष के अंत में, यानी 1 वर्ष का है तो टाइम का 1 वर्ष का है तो कोई मतलब ही नहीं है ना। और फिर x का है 12%, ठीक है। और वर्ष के अंत में दोनों से कितना ब्याज के रूप में 1650, ठीक है। तो 12x और 10x, 12 10 22% x और यहाँ पर कितना है 1650 है। तो 22% का मान इतना है, 100% निकालिए, आंसर आ जाएगा। यानी कि 1650 बटा 22 गुना 100, 1650 गुना 22 गुना 100। अब 22 को काट देंगे 11 से, 11 दूनी 22, 11 का ये 11, 11 पचे 55 और 2 से काटेंगे यहाँ 75 दूनी 150 और 75 गुना 100 क्या हो जाएगा 7500। तो इसका आंसर हो गया, मूलधन कितना होगा 7500 होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। सुप्रसिद्ध काव्य मेघदूत इनमें से किसकी कृति है। तो आपको कई बार बताएं कि कालिदास की कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है, ठीक है। वो कौन कौन सा है, देखिए मेघदूतम हो गया, मेघदूत भी लिखा जाता है, मेघदूतम, ठीक है। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शकुंतलम और मालविकाग्नि मित्रम, ये सभी के लेखक कौन है, कालिदास है, ठीक है। और सभी में एक चीज़ थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर लीजिएगा, लास्ट वाला वॉइस जो है, ताकि आपको याद रहे। जैसे मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, सबका लास्ट वाला वॉइस एक जैसा है ना। मेघदूतम, रघुवंशम, कुमार संभवम, ऋतु संहारम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविकाग्नि मित्रम, ठीक है। ये सभी के लेखक हैं कालिदास है, ठीक है। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, तो कालिदास को कहा जाता है। भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है, तो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कालिदास सम्मान दिया जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोजगार सृजन योजना नहीं है। तो इसमें से कौन सा रोजगार सृजन योजना नहीं है। तो देखिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना है, ये रोजगार सृजन योजना है। ये है प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये रोजगार से रिलेटेड नहीं है, ये धन जमा करने से रिलेटेड। बाकी स्वर्ण जन धन योजना ये है, और प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये भी चालू है, ठीक है। मतलब कि कौन सा रोजगार सृजन योजना नहीं है, तो ये तीनों नहीं है, बाकी 2 नंबर वाला है। 2 नंबर वाला मतलब नहीं है, ठीक है, बाकी सभी रोजगार योजना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये रोजगार सृजन योजना नहीं है, ठीक है। अच्छा, रोजगार जो गारंटी वाला है रोजगार, वो कौन सा है, जो कि 100% काम की गारंटी देता है, वो है नरेगा, ठीक है। नरेगा की शुरुआत 2006 में हुआ था और ये 2009 में इसका नाम रखा गया मनरेगा, ठीक है। इसमें क्या 100 दिन की काम की गारंटी है इसमें मनरेगा में, ठीक है। और नरेगा का फुल फॉर्म पूछा जाएगा आपसे, तो याद रखना है नरेगा, ठीक है। नरेगा से हो जाएगा नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है।
तो ये सभी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो दंत क्षय का मतलब होता है दांतों का सड़ना। दंत क्षय मतलब दांतों का सड़ना होता है, ठीक है। दांत कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है इंसाइजर, एक होता है कैनाइन, फिर होता है प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। दांत 4 प्रकार के हो गए, इंसाइजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसाइजर जो होता है वो काटने के काम होता है, और कैनाइन जो है फाड़ने के काम आता है। देखिए इंसाइजर काटने का, कैनाइन फाड़ने का, उसके बाद प्री मोलर और मोलर ये दोनों है चबाने के लिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और इंसाइजर की संख्या कितनी है? इंसाइजर है 8 और कैनाइन का है 4 और प्री मोलर का है 8 और मोलर का है 12, ठीक है। तो मोलर का हो जाएगा 12। देखिए 12 8 20 और 20 और ये 12 कितना हो 32, ठीक है। टोटल 32 दांत होते हैं आम मनुष्य में। लेकिन अगर पूछा जाए कि कितने दांत दोबारा होते हैं, तो 20 दांत जो होता है, दूध के दांत जिसको बोलते हैं, वो दोबारा होता है, ठीक है। यानी कि मनुष्य जीवन काल में कुल कितना दांत होता है? तो 20 जो हुआ था, अब 20 टूट के जो 20 हुआ 40 और 12 बाकी जो होता है 32 होता है ना, तो उसमें 12 बाकी रहा, तो 40 12 52,000, सॉरी मतलब 40 और 12 कितना हो गया 52 दांत होते हैं, ठीक है। टोटल कितने होते हैं जीवन काल में? 52 दांत होते हैं, ठीक है। अच्छा, दांत का सबसे जो कठोर होता है भाग वो क्या होता है? एनामेल होता है। जो दांत की परत जो होती है वाइट कलर का, उसे एनामेल कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है उस पुनरावृत्ति परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता आभास होता है? तो ध्वनि की निरंतरता जो आभास होता है वो प्रतिध्वनि कहलाता है, ठीक है। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 प्रतिध्वनि। ध्वनि मापने की इकाई क्या होता है? डेसिबल। और ध्वनि जो है सबसे तेज गति किस में होता है ठोस में, उससे कम होता है द्रव में, और सबसे कम होता है गैस में, और सबसे ज़्यादा ठोस की गति हो गया ठोस में। तो उसमें जैसे स्टील ऑप्शन में रहे तो स्टील आंसर उसका होता है, ठीक है। और ध्वनि जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं मुख्यतः होता है अपश्रव्य ध्वनि जो कि 20 हर्ट्ज से कम होता है। अपश्रव्य जो कि मनुष्य नहीं सुन सकता, 20 हर्ट्ज से क्या होता है? कम होता है। और 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होता है वो श्रव्य ध्वनि होता है, ठीक है, श्रव्य ध्वनि। अब 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक होता है वो हो जाता है अब प्राश्रव्य ध्वनि, है ना, प्राश्रव्य ध्वनि, ठीक है। तो अब श्रव्य ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम, श्रव्य ध्वनि 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच। अब प्राश्रव्य जो होता है जिसको मनुष्य नहीं सुन सकता है, तो वो होता है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि श्रव्य ध्वनि जो मनुष्य सुन सकता है उसका रेंज क्या है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होता है, ठीक है। तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो मैत्री और दक्षिण गंगोत्री ये है अंटार्कटिका महाद्वीप में, ठीक है। तो ये है अनुसंधान केंद्र। जब भारत वहाँ जाके करता है तो उसका एक जगह नाम दे दिया जाता है, वो अपना एरिया हो जाता है, ठीक है। तो वो है कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप में है, ठीक है। अच्छा, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी क्या मालूम? वो है माउंट विन्सन। याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है माउंट विन्सन। ये डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा माउंट विन्सन पर्वत कहाँ है, तो ये अंटार्कटिका में है। सफ़ेद महाद्वीप किसे कहा जाता है? तो अंटार्कटिका को कहा जाता है। नेक्स्ट है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। तारों के विभिन्न समूहों द्वारा निर्मित विभिन्न प्रतिरूप ये कहलाता है, ये नक्षत्र कहलाता है ना, नक्षत्र। नेक्स्ट है यदि राजू रवि की तुलना में 4 गुना अधिक कार्यकुशल है और एक कार्य को पूर्ण करने में उससे 20 दिन कम समय लेता है, तो रवि को उसी कार्य को पूर्ण करने में कितना समय लगेगा? तो यहाँ पर थोड़ा सा एरर दिया हुआ है कि राजू जो है रवि की तुलना में 4 गुना अधिक कार्यकुशल है, ये नहीं है, बल्कि ये होगा ऑप्शन के अनुसार जो आंसर आएगा वो ये होगा कि राजू जो है ये रवि की तुलना में 3 गुना कुशल है ना, 3 गुना कार्यकुशल है रवि की तुलना में, 3 गुना कुशल है, ठीक है। और 3 गुना यानी कि कैपेसिटी इसका क्षमता है, तो डे में क्या हो जाता है? डे में इसका क्षमता का उल्टा होता है, यानी कि 1:3 हो जाएगा, ठीक है। तो उसी में बोला है कि उससे 20 दिन कम लेता है,
ठीक है, राजू रवि की तुलना में 4 गुना अधिक कार्यकुशल है और एक कार्य को पूर्ण करने में 20 दिन कम लेता है। यानी कि राजू जो है 20 दिन कम लेता है, यानी कि अनुपात में कितना कम है, 2। ठीक है, और तो अनुपात 2 बराबर कितना है, 20 दिन कम लेता है। ठीक है, अनुपात 2 का मान हो गया 20, तो अनुपात 1 का मान क्या हो जाएगा, 10। ठीक, अनुपात 1 का मान 10 हो गया। अब बोला रवि को उसी कार्य को पूरा करने में, तो रवि का क्या है यहाँ पे, दिन जो डे है 3 है, तो अनुपात 3 का मान कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 30 दिन में वो काम कर लेगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में है 30 दिया हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है, बाबू ने 3 लाख रुपए की एक कार खरीदी और अपने बेटे के लिए जो है 1 लाख रुपए में बाइक खरीदी। उसने कार को 10% लाभ पर और बाइक को 20% हानि पर बेच दिया। ठीक है, उसका टोटल क्रय मूल्य क्या हुआ, तो पहले क्रय मूल्य जोड़ेंगे। ये 3 लाख में खरीदा था, 1 लाख में खरीदा था, टोटल क्रय मूल्य हो गया 4 लाख। ठीक है, उसमें क्या किया, उसने कार को 10% के लाभ पर बेचा। ठीक है, तो कार का जो कीमत है 3 लाख है। ठीक है, इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 है ना, 30,000 है ना। परसेंटेज से क्या हुआ, 2 शून्य कटेगा तो 30,000 आ जाएगा इसका, यानी कि 10% के लाभ पर बेचा, यानी कि एक में पहले 30% लाभ हो गया। ठीक है, यानी कि 30,000 है ना, 30,000 लाभ हुआ। फिर एक ये, और बाइक को 20% के हानि पर बेचता है, तो बाइक का 20% क्या होगा, 1 लाख का 20% हो जाएगा कितना, 20,000 होगा, है ना। परसेंटेज से 2 शून्य कटेगा, 2 से गुना होगा तो 20,000 होगा। ठीक है, तो 20,000 इस पे हानि हुआ, यानी कि टोटल क्या होगा, एक देखते हैं कि पूछा है ना कि निबल लाभ या हानि क्या हुआ। तो एक में देखिए 30,000 लाभ हुआ था और एक में क्या हुआ, 20,000 हानि हो गया, तो लाभ कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ये शुद्ध उसका लाभ हो गया 10,000। ठीक है, तो 10,000 कितना पे, 4 लाख पे। ठीक है, तो 4 लाख पे 10,000 है। ठीक है, गुना 100, तो इसको निकालिएगा तो आसानी से क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा, कैलकुलेट करिएगा तो आएगा 5/2, है ना, 5/2 आएगा, यानी कि 2.5% है ना, लाभ होगा, 2.5% लाभ हुआ है, यानी कि 49 का ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 2018 में किस संगीतकार को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, जिनका जनवरी 2021 में देहावसान हो गया था। तो वो थे कौन, इसका करेक्ट आंसर है गुलाम मुस्तफ़ा खान था। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है पद्म विभूषण पुरस्कार, ये निश्चित रूप से हर एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए कतई जहर प्रश्न है। इसका जो करेंट अफेयर का है, यानी कि 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार किसे किसे मिला है वो याद करके रखना, हमेशा रट के रखना। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे समझिए कि पद्म पुरस्कार जो 2024 में है वो 132 लोगों को टोटल मिला। ठीक है, जिसमें कि 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है, 17 लोगों को पद्म भूषण पुरस्कार और 110 लोगों को पद्म श्री पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और जो पद्म विभूषण पुरस्कार है वो भारत का किस नंबर के हैं, तो भारत का सबसे जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो है भारत रत्न, दूसरे नंबर पर आते हैं पद्म विभूषण, तीसरे नंबर पर आता है पद्म भूषण और चौथे नंबर पर आता है पद्म श्री अवार्ड आता है। ठीक है, तो पद्म विभूषण अवार्ड जो है 5 लोगों को मिला है, वो किस किस लोगों को मिला है उसका नाम याद रखना है। पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में मिला है बैजंती माला, चिरंजीवी जो कि हीरो है, साउथ हीरो है, तो फिर समझिए बैजंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू और बिंदेश्वर पाठक जो कि बिहार से हैं, और पद्म सुब्रमण्यम। ठीक है, तो ये 5 लोगों को मिला। फिर समझिए बैजंती माला, चिरंजीवी, वेंकैया नायडू, बिंदेश्वर पाठक और पद्म सुब्रमण्यम था। ठीक है, ये 5 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार 2024 में मिला है। ठीक है, तो दोस्तों आज क्या है, इस 50 तक इसका वीडियो रहने देते, 50 क्वेश्चन तक, और अगले जो 50 क्वेश्चन है वो अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे। ठीक है, ताकि ये वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए अगले वीडियो में बाकी के 50 क्वेश्चन जो है वो सबका सोल्यूशन करेंगे। ठीक है,
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।